अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि भाई कल का जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी, वो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और आपको उससे मुतल्लिक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी। ठीक है, हमने कल एक चीज़ जो है वो डिसाइड की थी कि आज या कल के अंदर हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे जिसमें कि हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं किया। यानी कि जो एफएलपी है, ठीक है, यानी जो अभी रिसेंटली तौर पे हमारा टेस्ट हुआ था उसमें मैंने आप लोगों के लिए आंसर की तो आपको दे दी है, लेकिन उसकी डिस्कशन मैंने नहीं की। सो हमने कल ये डिसाइड किया था कि हम जो है कोई एक डे डिसाइड करेंगे एक्स्ट्रा, और उसमें जो है आप लोगों के ये तमाम के तमाम जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही हैं वर्कशीट को लेते हुए या फिर इवन के जो आप लोगों के टेस्ट हैं, ठीक है, उनको लेते हुए उनको रिजॉल्व करेंगे। बेफिक्र रहें भाई, हम जल्दी से इसको भी प्लान करते हैं। आज या कल मैं आप लोगों के लिए अनाउंस करवा दूंगा, यानी अगर आज हो सका मुमकिन तो आज ही कर लेंगे, आज अगर मुमकिन हो सका तो आज ही कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। नहीं तो कल लाजमी जो है एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेते हुए 1 आवर का, और जितनी भी आप लोगों की कंफ्यूजन हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करना पड़ रही हैं, ठीक है, आपके टेस्ट या वर्कशीट को लेते हुए वो हम लाजमी करेंगे। लें जनाब जी, नहीं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं भी आज का लेक्चर। और बेसिकली तौर पे आज हमने क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है। कल हमने जो OH और PH और POH था, इसको नहीं, जो PH था और POH था उसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। इवन आज हम उससे आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बफर सॉल्यूशन के मुतालिक हमने बात करनी है कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली तौर पे हमारे पास होता क्या है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मैं ना सिर्फ ये कि बफर सॉल्यूशन को थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ उसकी एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा और उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो भी करेंगे। जैसे कल हमने थोड़ी बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, उसी तरीके से उसी तर्ज पे आज भी हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, ठीक है जी। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? ठीक है, बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। देखो, आप ये बात जानते हो कि जब हम किसी एक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें एक प्रॉपर जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो हमें सेट करना पड़ती हैं। सर क्वेश्चंस डिस्कस करें पहले प्लीज। देखो मैं बताऊं, जब अभी नहीं हम करेंगे, अगर हमने ये टाइम उसके लिए स्पेंड कर दिया तो फिर हम ये जो चैप्टर इस पर पढ़ रहे हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आज या कल में उसे कंप्लीट कर लें, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो जब एक दफा हमने कल ये डिसाइड कर लिया था कि हमने करना ये है कि हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखते हुए उसमें एफएलपी के जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो देखेंगे और जो वर्कशीट्स में प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ना टाइम देना है मुझे, ताकि मैं इसको बता सकूं, ठीक है, और मतलब इस हवाले से डिस्क्राइब आपको कर सकूं। फिर जो है हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने डिस्कशन आपस में नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोग डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, बल्कि जो आपके क्लास फेलोज होते हैं जिन्होंने पढ़ना होता है उनका भी टाइम जाया कर रहे होते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। और फिर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आप खुद प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान करना है आप लोगों ने, ठीक है। जब इन थोड़ा सा वेट करेंगे, बेफिक्र रहे, मुझे कंसर्न आपके पता है भी कि प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हम करेंगे, ठीक है जी। आज इंग्लिश का लेक्चर है नहीं? 3 to 5 ये फ्री है, 3 to 4 ठीक है। चलिए भी फिर ऐसे कर लेते हैं। आज जो है बट संडे नहीं भी, आज है ना, आज करने लगे हैं। आज 3 से लेकर जो 4 है, 3 to 4 p, ठीक है, 3 to 4 PM जो है इस पे हमारी एक एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास होगी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? 3 to 4 आज के दिन ही
एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास हम करने जा रहे हैं। इट्स डिसाइडेड नाउ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे कि जी हमें वो देखना है, वो करना है, अभी डिस्कस करना है, तो आज कर लेते हैं भाई, 3 से 4 बजे तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप जितने मर्जी खुल के क्वेश्चंस कीजिएगा, आपके सिर्फ क्वेश्चंस का ही मैंने आंसर देना है, ठीक है भाई। प्रॉब्लम देखो कल भी थी आप लोगों को कि आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो रहे, और आज फिर जब मैंने डिसाइड कर दिए तो आप लोग कहते हैं नो नहीं, क्यों नहीं भाई, समझ नहीं आती कि आपने किधर जाना है, किस तरफ, किस रुख मूव करना है, ठीक है। सो इट्स डिसाइडेड नाउ कि हम 3 to 4 PM एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास आज ही रख रहे हैं। हम उस पर डिस्कशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे, पढ़ना हमने नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों के मिलूंगा, ठीक है। चलें भाई, अब हम करेंगे बफर सॉल्यूशन तैयार, ठीक है भाई। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये क्यों हम यूटिलाइज करते हैं, क्या मतलब क्या है इसका, ठीक है जी। बहुत नींद आई होती है सर, नहीं आती नींद भाई, नहीं आती, आपको पता है कि भी मेरे जो है ना आप लोगों को जगाना भी होता है, सो आप बेफिक्र रहें, सुबह सुबह आके मैं जगाता हूं तो उस वक्त भी जगा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा सही, अभी देखो कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना, कुछ कहते हैं यस, कुछ कहते हैं नो, ठीक है। तो ये चीज चलती रहेगी भाई, आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि देखो आप लोग जो है वो एंटी टेस्ट लेवल के स्टूडेंट्स हो, और एंटी टेस्ट लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी हमसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा लो, हम तो खुश हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं भाई हमें एक्स्ट्रा बोझ मत डालो, हम नहीं जो है कि कहते हैं इसके लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आज ही सही है भाई, देखा आप जमीन भी जो है वो मान चुकी हैं, तो अब बाकी भी मान जाए भी जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, वो भी करवा लेते हैं, वोटिंग कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, वो भी करवा लेते हैं, इसमें क्या मसला है इसमें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, देखो मैं आपको बताता हूं कि बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उनकी जो नेचर है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस दैट वी प्रोवाइड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए यानी उसके थ्रू, रिएक्शन के थ्रू जो बनने वाला प्रोडक्ट है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, द प्रेशर कंडीशन, द वॉल्यूम कंडीशन, द पीएच कंडीशन वी प्रोवाइड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक हो गया। सो अब यहां पर बफर सॉल्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बफर सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत से रिएक्शंस हैं कि जो पीएच डिपेंडेंट होते हैं। सो अगर आप उस रिएक्शन के दौरान पीएच को चेंज करते हैं तो रिएक्शन की नेचर चेंज हो जाती है, और अल्टीमेटली हम ये बात कहते हैं कि रिएक्शन की नेचर चेंज होने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर पे और उस पे इफेक्ट होगा, ठीक है। सो फिर अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से ना हो तो हम इस तरह के रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें हम पीएच को कांस्टेंट कर देते हैं या पीएच को चेंज होने से बचाते हैं, ठीक है। और पीएच को चेंज होने से कैसे बचाएंगे, आप ये बात जानते हैं कि डिफरेंट जो है आपने क्या कहते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करना होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ की नेचर एसिडिक होती है, कुछ की नेचर बेसिक होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप एसिडिक या बेसिक नेचर का एक केमिकल डाल रहे हो इनसाइड द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, उसने तो डिस्टर्ब होना ही है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि जिसकी वजह से जो रिएक्शन है, ठीक है, उसकी पीएच, रिएक्शन के मिक्सचर की पीएच चेंज ना हो और रिएक्शन जो है कहते हैं स्मूथली तौर पे चले और रिएक्टेंट्स मिलने के बाद अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन कि जो किसी एक जो है सब्सटेंस की, किसी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन मिक्सचर की, ठीक है, पीएच को चेंज होने से बचाए, ठीक है, इसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्सक्लूड नहीं है रुबाब, मसला यही है कि आप लोग ना चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि बफर सॉल्यूशन की जहां तक बात है ना, ठीक है, जो आप देखते हैं यूएचएस का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप लोग देखें तो उसमें आपको जो है ये टॉपिक, एक तो ये कि आप कह रहे हैं ना एक्सक्लूड है, ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं, उसमें आपको शायद उस तरह से नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि बहुत से टॉपिक्स हैं कि जो डायरेक्टली तौर पे आपके यूएचएस सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको गो थ्रू करवाए जाते हैं ताकि उनसे रिलेटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो अगर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम करेगा, तो कर लें, इसमें क्या मसला है यार, ठीक है। चलो भाई,
सर रबाब बेचारी का की भी सुन लें, कब से बोल रही है। अब सुन ली मैंने, ठीक है। अब देखो वो कल वाली बातें आप कर रहे हो ना कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप भी और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं फिर नहीं लूंगा, फिर अवैस नाराज हो जाएगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं लेता, ठीक है। उसके सो आपने करना ये कि जब तक मैं कोई टॉपिक कंप्लीट पढ़ा ना दूं या आपको कह ना दूं कि क्वेश्चन करने, तब तक आपने क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की जो अट्रैक्शन डेवलप हुई होती है ना, एक हार्मनी डेवलप हुई होती है, वो ब्रेक हो जाती है, टेम्पो टूट जाता है। सो अभी नहीं लूंगा, ठीक है। इनके कमेंट्स को ब्लॉक कर दें हैं। चलें, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन कि जो क्या करता हो, जो किसी एक जो है रिएक्शन मिक्सचर, किसी एक सब्सटेंस जो है, ठीक है, इसके जो पीएच है, ठीक है, उसको अल्टर होने से, उसको चेंज होने से बचाता है। इसको हम बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन कहते हैं। यहां लिख लेते हैं द सॉल्यूशन the solution that resists the pH change। मैं आज मिस्टेक्स मुझसे बहुत हो रही हैं। pH that resists the pH change, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन कि जो क्या करेगा, जो पीएच ऑफ द सिस्टम को चेंज होने से बचाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इसको हम बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, किस तरीके से किसी एक सिस्टम की पीएच को चेंज होने से बचाता है, ठीक है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह के जो केमिकल्स हैं वो आपस में अगर मिलते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या होती है, यानी कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा या वो बेसिक बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि हम इससे मुतल्लिक जब पता होगा तो हम इससे जो है आगे मूव कर सकें और नेक्स्ट जो है वो आगे चल सकें, ठीक हो गया। सो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि एक बफर सॉल्यूशन जो है वो सिस्टम जो है, ठीक है, उसकी पीएच को चेंज होने से कैसे रेजिस्ट करता है, कैसे बचाता है, ठीक है। पहले तो मैं ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो है एक बफर सॉल्यूशन है और उसमें हमारे पास भी वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, बेसिक तौर पे, ठीक है, वो बफर सॉल्यूशन जो है वो मिलकर बना हुआ है दो चीजों से। एक हमारे पास एसिडिक एसिड है और उसी का ही एक सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड है, ठीक है। इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो हम कहते हैं कि यानी ये हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है भाई, CH3COOH, ये एसिड है और हम जानते हैं कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन इनसाइड वाटर, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। या अगर आप जो है इस सिस्टम में वाटर को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, क्योंकि प्रोटॉन जो इसने दे रहा है वो वाटर ने एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि जो है यहां पर ये एज अ एसिड बिहेव करता है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन हो तो हम कहते हैं कि वाटर मौजूद होगा जो कि एज अ बेस बिहेव करेगा। तो यहां लिख सकते हैं आप, वाटर भी लिख लें यहां पर, ठीक है। सो आप यहां लिखेंगे H3O पॉजिटिव। समझ आ गई आप लोगों को भाई, ठीक है जी। यहां तक तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो बफर सॉल्यूशन के अंदर करते क्या है कि या तो आप एसिड लेते हैं, उसका सॉल्ट लेते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, एक बेस उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेते हैं, ठीक है। सो आपने एक एसिड ले लिया, अब इसी का ही आप सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट हमारे पास क्या होगा, आप जानते हैं कि जब भी एक एसिड की बात करते हैं और उसके सॉल्ट की बात करते हैं तो एसिड का सॉल्ट मतलब क्या होता है कि एसिड के अंदर जो प्रोटॉन था वो अगर हम किसी एक मेटल से रिप्लेस करवा दें सो इट विल बिकम्स इट्स सॉल्ट, ठीक है। सो इसका सॉल्ट क्या होगा हमारे पास, सोडियम एसीटेट, ये होगा, ठीक हो गया। और आप ये बात जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं सॉल्ट की, वो भी एक्वस सॉल्यूशन के सॉल्ट की बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, वो आयनिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, आयनिक फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। आयनिक फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास मौजूद रहेगा, ठीक हो गया। अब देखो जरा, अब ये किस तरीके से पीएच को अल्टर होने से बचाएगा, ठीक है। किस तरीके से हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट, ठीक है जी, किसके,
किसी एक एडिशन यानी किसी एक एसिड या बेस की एडिशन के, देखो लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह का जो सॉल्यूशन है जिसमें कि ये चीज मौजूद है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक एसिड की एडिशन करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं मैं इसके अंदर एक एसिड की एडिशन करता हूं। अब एसिड क्या है, वो स्पीशी के जो प्रोटॉन डोनेट करे, ठीक है, जो क्या करे भी प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, ठीक है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन में चेंज आता है वैसे वैसे पीएच चेंज होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू चेंज होती है। तो अगर ये मेरे पास एक मिक्सचर है, बफर सॉल्यूशन का एक जो है वो सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूंगा तो एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, एसिड विल गिव अस H पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, क्या करेगा, एसिड H पॉजिटिव आयन जो है उनकी फॉर्मेशन करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। सो H पॉजिटिव आयन को कौन सी चीज बैलेंस करेगी, देखो हमारे सिस्टम के अंदर ये मौजूद है ना, एसीटेट आयन मौजूद है, एसिडिक एसिड है ना हमारे पास, एसिडिक एसिड इसको कहते हैं CH3 डबल बॉन्ड O और OH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन मैंने निकाला हुआ है इसका, ठीक है, तो एसीटेट आयन है। सो ये दो एसीटेट आयन यहां पर इस सिस्टम में मौजूद हैं। जैसे ही H पॉजिटिव आयन सिस्टम के अंदर इंटर होंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, सो ये प्रोटॉन जो है ये आयन कैप्चर कर लेंगे और करने के बाद अपने आप को रिवर्स बैक करते हुए न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट कर लेंगे, विच विल बी एसिटिक एसिड। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की, ठीक है भी, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिएक्शन रिवर्स बैक जाते हुए प्रोटॉन जितने भी आए थे इसको बैलेंस कर देगा। और अगर आप क्या करते हो इस सिस्टम के अंदर, अगर आप जो है हाइड्रोक्सिल आयंस की एडिशन करते हो, यानी कि आप इसमें बेस को डालते हो, ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने सिस्टम के अंदर OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन जो है, ठीक है, इसमें इजाफा कर दिया। तो जब आप बेस का जो है बेस की एडिशन करते हो इनसाइड द बफर सॉल्यूशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जाहिर सी बात है बेस क्या करता है, बेस सिस्टम को OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। अगर जो OH नेगेटिव आयन मिलते हैं तो फिर क्या होगा, देखो हमारे सिस्टम के अंदर H3O पॉजिटिव मौजूद है, H3O पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये H3O पॉजिटिव बना किस तरीके से था कि वाटर ने एक एक्स्ट्रा H प्लस आयन लिया था और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू H3O पॉजिटिव फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। सो करेगा क्या कि यही रिएक्शन जो है वो रिवर्स बैक होगा, ये जो प्रोटॉन था ये प्रोटॉन चला जाएगा OH नेगेटिव के पास, ठीक है। OH नेगेटिव जो है इस प्रोटॉन को लेते हुए दोबारा से इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा और वापस न्यूट्रल स्पीशी बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से बफर सॉल्यूशन जो है वो अगेंस्ट द एसिड या अगेंस्ट द बेस एक्ट करते हुए सॉल्यूशन की या सिस्टम की पीएच को रेजिस्ट करता है कि वो चेंज हो, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने मुझे बताना है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी। जरा भी इसको ओपन कर देंगे, इनके कमेंट्स को ओपन करें, बताएं यहां तक समझ आई आप लोगों को। जी बताएं शाबाश जल्दी से। रिपीट कर दें, हैदर कह रहे हैं वे रिपीट कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो समझने वाली बात है, और समझने वाली बात क्या है, मैंने आपसे कहा था कि बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन के जो रेजिस्ट करता है पीएच को चेंज होने से, ठीक है, जो पीएच को चेंज होने से करता है, रोकता है, पीएच चेंज नहीं होने देता सिस्टम की, ठीक हो गया। अब ये कैसे काम करता है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त जो एक बफर सॉल्यूशन है उसमें जो है जो एक मिक्सचर ना बफर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड का सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और चूंकि ये जो हम यहां पर बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, बेसिक तौर पे इसमें जो मीडियम हमारा होता है, सॉल्वेंट होता है, वो वाटर होता है, ठीक है। सो होगा क्या कि एसिडिक एसिड एक एसिड है, सो इट विल डोनेट प्रोटॉन टू वाटर, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म एसिटेट आयन एंड H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। और इस तरीके से जो सॉल्ट है वो एक्वस फॉर्म के अंदर, आयनाइज फॉर्म के अंदर रहता है जी, CH3COO नेगेटिव और Na प्लस फॉर्म के अंदर रहता है, ठीक हो गया। अब ये बात हम कहते हैं कि अगर जो आप खुद से इस सिस्टम में एसिड या बेस की एडिशन करते हो, इन केस एसिड की एडिशन करते हो तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो प्रोटॉन कैसे बैलेंस होंगे कि हमारे पास एसिटेट आयन सिस्टम का हिस्सा है, वो H पॉजिटिव आयन ये गेन करते हुए दोबारा से एक सब्सटेंस यानी कि एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली H पॉजिटिव आयन खत्म होना शुरू हो गए, ठीक है। और हम कहते हैं कि बेस अगर हम ऐड करते हैं तो वो बेस करेगा हाइड्रोनियम आयन जो था H3O पॉजिटिव था, ठीक है, उसमें जो H प्लस आयन एक्स्ट्रा था उसको लेते हुए वाटर की फॉर्मेशन करेगा, तो अल्टीमेटली ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो इतनी सी बात है।
वाटर के अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। देखो वाटर एक प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और प्रोटॉन डोनेटिंग दोनों स्पीशी है ना, तो इसलिए हम यूज करते हैं। सर रिएक्टेंट्स के तादाद चेंज हो सकती हैं आफ्टर एडिंग बेस और एसिड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दुआ, ऐसा है। लेकिन हमारा सिस्टम इस तरीके से एडजस्ट होता है। भी हमने बफर सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी की थोड़ी बहुत बात करनी है कि हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है ना उसकी भी एक खास लिमिट होती है। अगर आप एसिड डाली जा रहे हो डाली जा रहे हो तो एक खास लिमिट तक ही पीएच को रेजिस्ट करेगा, उसके बाद ये भी काम करना छोड़ देगा और अल्टीमेटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। ठीक है जी, सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सर बेसिक बफर की भी एग्जांपल एंड वर्किंग वो भी बिल्कुल इस तरह से, ये ना बेसिक बफर सॉल्यूशन की भी बता देता हूं। चलो कोई बात नहीं, वैसे हमारा काम इतना खिरला कहते हैं ना वो बिखरा हुआ नहीं है। ठीक है सर, क्या हम एसिड और बेस को के अलावा को इसके साथ ऐड करेंगे? देखो हमने जो है ना एक एग्जांपल जो पढ़ी ना उसमें अफादियत देखी है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, उसने किस तरीके से रेजिस्ट करना है अगेंस्ट द प्रोटॉन एडिशन और OH हाइड्रोक्सिल एडिशन। ठीक है, वाने कह रही सर हाइड्रोजन आयंस विल बी गेन बाय एसिटेट आयन फॉर्मिंग एसिटिक एसिड बट इट इज नॉट न्यूट्रल, सो पीएच चेंज होगी। मैं आपको बताऊं वानिया कि जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, वानिया को याद होगा मैंने कहा था कि हम एक एसिड लेते हैं उसी का ही सॉल्ट लेते हैं एंड अलोंग विद दिस वी टेक बेस एज वेल। तो भाई इसको काउंटर करने के लिए बेस हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, इतनी मर्जी कंसंट्रेशन में ये बन जाए बेस है वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? एग्जाम्पल दे तो दिए सर, कोई और एग्जाम्पल भी दे दें सर, फायदा कोई और एग्जाम्पल भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। कन्वर्टेड टू 2H2 बिल्कुल सही कहा आपने अली, बिल्कुल सही है। बेस की समझ नहीं है। देखो बेस ने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करने मोहम्मद, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो हाइड्रोनियम आयन के अंदर H पॉजिटिव आयन मौजूद था उसको लेते हुए अपने आप को बैलेंस कर देगा, H2O में वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? वैसे तो कर सकते हैं ना वाटर के भी अलावा, आल्दो सूटेबल है फिर भी हाँ जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, इसमें क्या इशू है। चले भाई आगे चलें फिर। सर ये लास्ट रिएक्शन बता दें, कौन सा रिएक्शन बताना है, स्टिल कौन सा रिएक्शन रह गया बता दें। अभी असमान आंसर दे चुका हूं आपकी क्वेश्चन का, हेडर करें सर लास्ट रिएक्शन बताएं कौन सा रिएक्शन आपका है, किस चीज ने आपको कंफ्यूज किया है जुनेरा, जल्दी से बताना ताकि इसको कंफ्यूजन को हम दूर कर सकें और देख सकें कि क्या आपको प्रॉब्लम दे रही है बात। ठीक है, जल्दी से बताना है आपने। अच्छा अब हम बात करेंगे किस हवाले से, बफर सॉल्यूशन की हमने बात की है। सो मैंने भी आपको सिर्फ बताया कि बफर सॉल्यूशन का बेसिकली तौर पे मतलब क्या होता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बफर सॉल्यूशन की जहां तक हम बात कर रहे हैं, सो बेसिक और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ओवरऑल सॉल्यूशन की पीएच सेम रहती है, एग्जैक्टली हमरा सेम रहती है, जो हमने पहले सेट की थी वही रहेगी। OH का Na में कैसे ऐड करेंगे भाई, Na में क्यों करना है आपने, OH जो है वो H पॉजिटिव आयन यहां से एक्सेप्ट करते हुए वाटर बना देगा, ठीक है, और न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन करना है आपने भी, सबको समझ आ चुकी है। अब आपने मुझे बताना है क्या समझ नहीं है आपको, क्या समझ नहीं आई है। अस्मा भी पूछ रही है सारा आपसे, जल्दी से बताना आपने। ठीक है, लास्ट वाला रिएक्शन देखो, ये तो हमारे पास एक सॉल्ट है और आप जानते हैं कि एक्वस की हम बात कर रहे हैं, और एक्वस का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट हमारा यानी मीडियम हमारा वाटर है, और आप जानते हैं जब भी एक सॉल्ट लेते हैं वाटर के अंदर तो वो आयनाइज होता है इनटू एनाइन एंड केटाइन। ठीक है सर जी, एक बार रिपीट कर दें बस, जल्दी से रिपीट करूंगा, टाइम हमने काफी ले लिया इसके लिए। ठीक है सर, सोडियम आयन भी तो है, OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। देखो हम ये बात जानते हैं, शायद आपने ये बात पढ़ी भी, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसको जरा थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाते हो, ठीक है, यानी कि भूल देते हो। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो आयंस हों और वो सेम चार्ज कैरी करने वाले आयन हों तो इनमें रेस लगती है। जो हमारे पास क्या है भी ज्यादा फास्टली मूव करता है वो हम कहते हैं कि कंबाइन करेगा, ठीक है, जो फास्टली मूव नहीं कर सकता दौड़े पीछे रहता है वो हार्ड रहता है। ठीक है, सो यही बात यहां पे भी अप्लाई होनी है। ठीक है सर, बेस करेक्शन करवा दें, समझ नहीं आई भाई। देखो यार बेस करेक्शन भी करवा देता हूं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं थी, चलें कोई बात नहीं, करवाता हूं। हाइड्रोजन की ज्यादा एफिनिटी है फॉर, बिल्कुल सही है। आई थिंक अब हम बहुत एक्सटेंसिव वे में जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा जो है अपने क्वेश्चंस को यहां कंट्रोल करना पड़ेगा। इट्स एंट्री टेस्ट क्लास इतने लो बेसिक लेवल की नहीं करने हमने क्वेश्चन। सर ये दोनों रिएक्शंस इकट्ठे होंगे एक ही सॉल्यूशन में, बिल्कुल सही है भाई, एक ही रिएक्शन हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उसी में ही सारे रिएक्शन होने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चले भाई, अच्छा अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिकली तौर पे वो बफर सॉल्यूशन के हवाले से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ नई चीजें हमने जो है वो कुछ नई बातें हमने जो है वो करनी है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा
कि जो एसिड बफर सॉल्यूशन है और बेसिक बफर सॉल्यूशन है वो बनता किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैं आपकी तरफ आऊंगा वापस से। आपने कहा बेस की बात करनी है तो बेस भी कर लेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना बफर सॉल्यूशन की, ठीक है, भी शुक्र है, भी समझ आ चुकी सारा को, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि बफर सॉल्यूशन की जहां तक बात है तो दो तरह से होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी होते हैं और बेसिक बफर सॉल्यूशन भी होते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। लिख लेते हैं यहां पर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ये बनता किस तरीके से, इस पे जरा हमने फोकस करना है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन एसिडिक वाला जो है ये बनता किस तरीके से है ये हम देखने लगे हैं। और अच्छा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा भाई, वीक एसिड लेंगे, उसका सॉल्ट लेंगे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस को रेड करवाएंगे, ठीक है जी। हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड with its salt along with strong base। मार्कर मेरा जवाब देता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, सो हम ये बात कहते हैं कि भाई इसमें हमारे पास क्या होगा, पीएच जो है इट विल बी लेस देन 7, ठीक है। पीएच हमारे पास क्या होगा, इट विल बी लेस देन 7, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा क्या है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। बेसिक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, बेसिक बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें हम क्या लेते हैं, वीक बेस, वीक बेस लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या करते हैं, विद इट सॉल्ट, विद इट सॉल्ट। अभी मार्कर जवाब देके यार, मार्कर देके अभी कर लेते हैं, अभी ठीक कर लेते हैं, अभी ठीक कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, देखो हमें ना अपने जो कहते हैं ना भाई थॉट्स, ख्यालात, ठीक है, और जो सोचने का अंदाज है, ठीक है ना, जो हमारा लेवल है वो भी आपको होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जब हम एफएससी में मतलब मैट्रिक में थे, ठीक है, हम ये कहा करते थे कि भाई हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है, सो उसके अगेंस्ट उस टॉपिक है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें उस टॉपिक में से निशान यानी मार्क करवाया जाए कि कौन सी चीज हमें याद करना है, कौन सी चीज हमें याद नहीं करना। ऐसा है नहीं, आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं ना, मैट्रिक लेवल पे तो हम यही करते थे कि भाई हमें कोई टॉपिक पढ़ाया, उसमें मुझे मार्क करवा दो कि भाई मैंने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना, ठीक है। फिर हम चले गए टुवर्ड्स एफएससी, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप हुआ, लेकिन हमारी साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी आप कह सकते हैं या मेंटल लेवल जो था वो वही था, ठीक है। मेंटल लेवल क्या था हमारा, वही था, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट करते थे टीचर्स से, इवन के कौन सा भी क्या कहते हैं एफएससी के स्टूडेंट्स के तौर पे भी हम ये स्टूडेंट्स जो है ना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स सारे के सारे वो एक्सपेक्ट करते थे टीचर से कि जब वो कुछ पढ़ाएं तो साथ ही साथ निशान भी लगवा दें। और इवन आप में से कुछ लोगों ने तो अटेम्प्ट भी किया होगा कि कहा होगा सर आपने निशान नहीं लगाया आज पढ़ा के, ठीक है, शुरू में अर्ली केमिस्ट्री जो है वो एफएससी के अंदर क्लासेस के अंदर। सो आपको टीचर ने बताया होगा कि भैया आपका लेवल अप हो चुका है, आप मेंटली ग्रो भी करें कि भैया अब आप उस लेवल पर नहीं रहे कि आपको गाइड किया जाए कि भाई आपने इधर से सिर्फ इधर तक मार्क करना है, क्योंकि आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, अब आपने कुछ सोचना भी है, आप साइंस स्टूडेंट हैं। सो थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉडनेस उसमें लानी है और भी चीजें सोचनी है। इवन कि मैं तो अपने स्टूडेंट से ये भी कहता हूं कि आप बुक के अगेंस्ट उससे आगे का भी सोचें, टॉपिक तक महदूद ना रहें, ठीक है जी। अच्छा,
उसके बाद फिर क्या होता है भाई, आप एफएससी करते हैं। एफएससी करने के बाद आप लोग आते हैं किधर भाई, एंटी टेस्ट क्लासेस में आ जाते हैं। लेकिन आपका लेवल वही रहता है, मुझे लगता है ऐसा कि लेवल वही रहता है, ठीक है। लेवल किस तरह का रहता है भाई, हमने क्या करना होता है भाई, हमने क्या कहते हैं ना, वो एफएससी अलग ही पढ़ी हम सबने, ठीक है, सबने जो है वो एफएससी पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, जो टॉपिक पढ़ना होता है उसको खुद से पहले नहीं पढ़ते, फिर जब वो पढ़ते नहीं है, रिविजन हमारी हुई भी नहीं है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम भूल चुके हैं, तो फिर ये होता है कि फिर आप यहां पर आकर आपस में गप्पे भी मार देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोग जो है ना बहुत ही बेसिक किस्म के क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई, बहुत बेसिक किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। इट मींस इस चीज को हम अगर थोड़ा सा सोचे ना, तो सोचने का मैंने आपको ये क्यों डिस्कस किया, रीजन ये थी कि भाई आपने करना ये है कि मेंटली अपने आप को ग्रो करना है, उस लेवल पर ले जाना है। जब तक आप ना एंटी टेस्ट के लेवल पर नहीं आएंगे ना, जब तक उस लेवल का नहीं सोचेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे चलना। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, आपको 2 दिन मिलेंगे या 3 दिन मिलेगा कि भाई आपने पूरी के पूरे चैप्टर्स की यानी बुक्स की तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, और उसमें आपने जाके टेस्ट को अटेंड करना है। और वो भी कितने घंटे में, 3 घंटे में सारी बुक्स का टेस्ट इकट्ठा होगा एमसीक्यू का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे जब तक कि आपके ये मेंटल लेवल रहेगा, यानी आपने बहुत बेसिक, लो लेवल और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछने हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आपने मेरे साथ ऑलमोस्ट 1.5 माह पढ़ लिया। 1.5 माह मैं कर रहा हूं यूज, पता नहीं किसी को पता होगा 1.5 माह का मतलब क्या होता है, 1.5 मंथ पढ़ लिया है। कभी मैंने आपको किसी क्वेश्चन से रोका, कभी मैंने किसी क्वेश्चन से रोका नहीं, रोकता भाई, रोकना ही नहीं है। स्टूडेंट काम ही जो है वो क्वेश्चन करना होता है। अगर उसको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो फिर तो वो फ्रस्ट्रेट करेगा, वो कहेगा जी मुझे तो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जैसे कल अवैस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको उधर बता दूं, क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा, हम सब देते हैं, तमाम टीचर्स देते हैं, हम सब एग्री करते हैं इस बात के लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना अपने आप को अपने ग्रूम करना है। देखो आपको पता था कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा उससे आगे ही जाएंगे ना, ठीक है। तो अगर आपने ये टॉपिक खुद से पढ़ लिया होता बुक से, तो मैं आपको बता दूं कि इतना कॉन्सेप्ट जो मैं डिलीवर कर रहा हूं उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आप जानते हो, आप खुद जानते होते। आप मुझे कहते कि सर पढ़ाना नहीं है, बस एमसीक्यू करवाने, बस एमसीक्यू करवाने, हमें नहीं पढ़ना, हमें टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ लिया है, हमें आता है, हमें कॉन्सेप्ट भी पता है, आप अप्लाई करके दिखाएं। अब ये इशू होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं टीचर से कि वो आते साथ ही जाके भी बोर्ड पे एमसीक्यूज करवाना शुरू कर दे। लेकिन हाल ये होता है कि हमें तो बेसिक लेवल का ही नहीं पता होता, हमें किसी एक टॉपिक की नो हाउ तक नहीं होती, ABCD भी नहीं पता होती, तो फिर हमें कैसे, या कोई भी टीचर कैसे आपको प्रैक्टिस करवाएगा एमसीक्यू की, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। सो देखो हम ना, हमारी बजाते कौम हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी वीकनेसेस जो है दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यहां क्रिएट होता है कि हम अपने वीकनेसेस, अपने एक्सक्यूजेस में दूसरों को तलाश करते हैं और दूसरों के अंदर ही देखते हैं कि उसमें खराबी होगी, मेरे में नहीं है। ऐसा नहीं करना। बीइंग अ टीचर, बीइंग क्या कहते हैं भाई, वो बड़ा भाई, ठीक है, रूहानी बाप, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई आपने नेक्स्ट लेवल पर जो जाना है वो यूनिवर्सिटी लेवल है, एंड यूनिवर्सिटी लेवल इज टू मच हाई लेवल, और वो मेच्योरिटी जो है आपसे डिमांड करता है। वहां जब टीचर आता है ना, क्लास के अंदर प्रोफेसर आता है, वो बॉदर नहीं करता कि किसी को समझ आइए नहीं समझ आइए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ यहां आकर व्हाइट बोर्ड पे एक टॉपिक डिलीवर करना है विद अ शॉर्ट फॉर्म। नोट्स भी प्रोवाइड नहीं करता, और वो कहता है कि जाओ सर्च करो, जाओ देखो कहां से निकालोगे इसके नोट्स, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सो क्या करेंगे आप लोग उस वक्त, आप लोगों को मेंटली तौर पे अपने आप को इंप्रूव करना है, अपलिफ्ट करना है, और अपलिफ्ट करने का यही वो एक टाइम है। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन क्यों कराई जाती है आपको, भाई एंट्री टेस्ट तो देना ही आपने है, आपने एफएससी पढ़ी है, तो क्यों प्रिपरेशन करने के लिए आते हो, इसलिए कि आप लोगों को गाइडेंस रिक्वायर होती है। उस गाइडेंस में एक टीचर का काम यह भी होता है कि आपका लेवल अप हो रहा है, आप एफएससी से यूनिवर्सिटी यानी इंटर से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो ये नॉलेज, ये बुक्स ना पढ़ाए, वो मैं तो ये मानता हूं, वो प्रैक्टिस ना करवाए, वो आपको आपके लेवल के मुताबिक ट्रांसफॉर्म भी करे। और चाहिए भी ऐसा ही है कि आप खुद से भी अपलिफ्ट हों, और हम भी तमाम के तमाम टीचर्स आपको तलकीन करें कि आपने अपने आप को थोड़ा लेवल अप करना है, अपने मेंटल लेवल को, अपने सोचने के अंदाज को और मजीद अच्छा बेहतर बनाना है, ताकि जब आप कल यूनिवर्सिटी में जाएं तो रोते ना फिरें कि सर ने तो आज ये पढ़ाया, मुझे समझ कुछ नहीं आई, ठीक है, सर ने तो नोट्स प्रोवाइड नहीं किए, सर ने तो मुझे प्रैक्टिस ही कुछ नहीं दिया, मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना।
आपने खुद से अपने लिए जिम्मेदार होना है, ठीक है भाई, और खुद से अपने लिए एफर्ट भी करनी है। हम आपको जितना असिस्ट होगा इंशाल्लाह 100% प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने लिए खुद भी लेनी है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। मुझे पता है कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मजाक के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी कौम का, मुझे पता है मेरी कौम का, ठीक है। जितने सीरियस आप लोग हैं मुझे पता है इस बात का। मुझे तो ज़ाहिर से 1.5 माह हो गया आप लोगों को पढ़ाते हुए, 1.5 माह हो गया पढ़ाते हुए। आप लोगों की मैंने मेंटल लेवल भी देख लिया है, आपके अंदर सीरियसनेस भी देख ली है, और वो भी देख लिया है कि आप लोग जो हैं किस लेवल पर हैं। अभी इंटर लेवल पर हैं, उससे भी बिलो हैं, या आप लोग एंट्री टेस्ट लेवल पर आ चुके हैं। सो मैं देख चुका हूं ना, ठीक है। सो थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, ठीक है। मेरी बातें आपको कतई मतलब परेशान करने के लिए मेरी बातें नहीं थी, ना किसी की दिल आजारी करने के लिए थी। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। इवन के अवैस जो है वो कल कह रहे थे कि जी सर आप मेरी बात नहीं सुनते, मेरा आंसर नहीं करते, मैं जा रहा हूं, मैं कभी क्लास नहीं लूंगा। मुझे वाकई बहुत फील हुआ था यार कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा तो जो है वो क्या कहते हैं ना, सब्र अपने अंदर रखे, ठीक है। कि जब पता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो आप जब मैं क्वेश्चन का कहूं तो आप क्वेश्चन कर लें भाई, मेरी थोड़ी आपसे नाराजगी है। मेरे सब के सब आप जो है ना सब इक्वल हैं, तमाम स्टूडेंट्स मेरे लिए इक्वल हैं, तमाम स्टूडेंट्स मेरे लिए बहन भाई की तरह से, छोटे छोटे बहन भाई की तरह से हैं, जिसको मुझे उंगली पकड़ के ना सीढ़ियां चढ़ानी है कि ताकि वो लेवल अप हो, और जब वो कल कुछ बनेंगे तो कुछ बन के दिखाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे जाए। अब मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि देखो मैंने ना ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं की, ठीक है, ना मैंने कोई ऐसी स्पीच की है, ना कोई मैंने ऐसी बात कही है कि जिसकी वजह से मुझे है कोई आपसे क्या कहते हैं इस तवक्का में रखूं कि भी आप लोग वाह 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 कहेंगे, इरशाद इरशाद कहेंगे, ठीक है, कहेंगे सर क्या ही बात है आपकी, आपने तो कमाल कर दिया है, ठीक है जी, सर आप जैसा तो कोई बोल नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। मैं सिर्फ नॉर्मल वे में जो मेरे जज्बात थे ना, एहसास थे आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को बता रहा था। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं वो मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, और मैं आपसे लास्ट बात यही कर रहा था कि मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की हाथ पकड़ करके आप लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ाऊं, और कहां तक ले जाऊं भी, उस बुलंदी तक ले जाऊं जहां मैं ना पहुंच सका, जहां हम नहीं जा सके भी आप लोगों ने जाना है, ठीक है ना। जो चीज हम नहीं कर सके वो आप लोगों ने करके दिखानी है, तभी हम भी प्राउड फील करेंगे कि यार हमने कुछ किसी स्टूडेंट की मैं जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो क्या कहते हैं ना ग्रूविंग कर दी थी, ठीक है। तो वो आज इस लेवल पे बैठा हुआ है, मुझे खुद पर्सनली फील होगा कि यार वाकई मैं अब कुछ मैं हूँ, अब मैं कुछ हूँ। तब पता चलता है जब किसी स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो बहुत ऊपर लेवल पर जा चुका है, ठीक है। सो आपने हमसे भी आगे जाना है, हमसे कहीं गुना आगे जाना है, हमसे कहीं गुना बेटर परफॉर्म करना है, और अच्छा परफॉर्म करना है। और ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो हार्ड वर्किंग होती है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती, ठीक है ना। आपकी जो हार्ड वर्किंग है ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती, ठीक है। आपकी हार्ड वर्किंग का नतीजा आपको भी मिलता है, आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं उसको भी मिलता है, ठीक है, आपके फैमिली को भी मिलता है, आपके माशरे को भी मिलता है, और आपकी कंट्री को भी मिलता है, ठीक है। और अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करते ना, आप बहुत सुस्त हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, ठीक है। सो उसका साइड इफेक्ट सिर्फ आप पर नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। या आप बुरा करते हैं तो कभी भी आप उसका इफेक्ट सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा सब में, वो आप में भी जाएगा, ठीक है, वो आपके इंस्टीट्यूट में भी जाएगा, ठीक है, वो आपकी फैमिली में भी जाएगा, उसको भी ड्रॉबैक जो है मतलब उसका होगा, ठीक है, और वो आपके माशरे पे भी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, और आपकी कंट्री पे भी लॉस का बाइस बनेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी भी। मैंने कतन जो है आप लोगों को ये भी कहा था कि आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपने सिंसियर होके बातें सुननी है, और बातें कौन सी सुननी है कि भी आपने इस पर अमल करना है, कोशिश करनी है यार। मैंने तो सिर्फ अपने तहत कोशिश की है। अब अगर किसी की जो है वो दिल आजारी हुई है इस बातों के अंदर तो मैं उससे वाकई मातरत खा हूँ, ठीक है। सिर्फ बातें समझाने के लिए थी जो आप लोगों को मैंने कही हैं, ठीक है। अब इस पे आपने अमल करना है नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, या आप खुद से डिसाइड करेंगे, या खुद से आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अच्छा, सो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे भी, हमने बहुत सी बातें कर ली हैं, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपसे कह रहा था कि बेसिक बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपली तौर पे होता क्या है, व्हाट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एफएपी का सिलेबस जो है मैं ये सोच रहा था कि हम जो अभी हमने ना उसके बाद पढ़ा था, जो लास्ट हमारा जो था ना क्या कहते हैं अभी 30 एमसीक्यू का जो टेस्ट था, ठीक है, उस पे हमने कहां तक अपना सॉल्यूशन जो है रखा था, मुझे बताइएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से लोरी ब्रॉन्सी रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट तक हमने जो है लास्ट टाइम का जो टेस्ट था वो महदूद रखा था, ठीक है। अब ये कर लेते हैं कि वहीं तक रखते हैं,
मैक्सिमम भी हार्डली मैं एक टॉपिक डालूंगा या दो टॉपिक और ऐड करूंगा, वो मैं आप लोगों को आज शाम तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखेंगे फॉर एफएलपी कहां तक, लोरी ब्रॉन्सिड रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट तक प्रिपेयर रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम भी एक टॉपिक डालूंगा उसमें और, ठीक है, या दो टॉपिक डालूंगा, फिर बर्डन नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना। अब मैंने आज जो पढ़ा कल भी डाल दिया, वैसे उसी मैंने जाती की थी आप लोगों के साथ कि मैंने लोरी ब्रॉन्सिड रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा के नेक्स्ट डे में आप लोगों के लिए शामिल कर दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो है ना वहां तक हम रखेंगे अपना एफएलपी का सिलेबस, एक टॉपिक मजीद डालूंगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट, और उसके साथ हम कहते हैं कि अलोंग विद, यहां लिखा था मैंने, हाँ ठीक है, अलोंग विद along with strong acid। सो हम कहते हैं इसमें क्या होता है, पीएच जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन, ये लेस देन थी, इट विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होती है, ये ग्रेटर देन 7 होती है, ठीक हो गया ना भाई। सर बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी स्पीशी है, देखो अगर हम यहां पे जरा थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। देखो जैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो, सो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपकी बुक में भी जो है उसने बड़ी मजे की एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये तो आपके पास एक वीक बेस आ गया, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स सॉल्ट, ठीक हो गया। अब यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप कौन सा एसिड ले सकते हो, इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इट मे बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मे बी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये चीज पे डिपेंड करती है कि हमने कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड या कौन सा एसिड लेना है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि बफर सॉल्यूशन की अपनी पीएच आपने क्या रखनी है, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा कि बफर सॉल्यूशन की जो पीएच आप सेट करना चाह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, सो मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। अगर आप लोग जो है एग्री करते हैं तो हम आगे चलते हैं, और मैं अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेनरिसन इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं ले जाऊंगा आप लोगों को टुवर्ड्स द एमसीक्यू, ठीक है। हम एमसीक्यू की बात करेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सो अगर आप लोग एग्री करते हैं तो जल्दी से हम हेनरिसन इक्वेशन भी देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और उससे मुतालिक जो है बात करेंगे। So next one है कि भी बफर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। किसी एक बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं आपको बताऊं कि बफर सॉल्यूशंस जो हैं, ठीक है, इनकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है। यानी कि अगर आपने किसी सिस्टम की पीएच को 7 तक मेंटेन रखना है तो फिर बफर सॉल्यूशन आप न्यूट्रल लेंगे जिसकी पीएच ऑलरेडी 7 हो, ठीक है। अगर आपने जो है क्या करना हो, अगर आपने जो है ना क्या कहते हैं पीएच मेंटेन करना हो किसी सॉल्यूशन की लेस देन 7, तो आप उसमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन लेंगे विद स्पेसिफिक पीएच, ठीक हो गया। सो किसी एक बफर सॉल्यूशन जो आप बनाते हैं उसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हम फार्मूला देखने लगे जिसको हम हेनरिसन इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो हेनरिसन इक्वेशन मैं राइट करूंगा आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए इसके मुतालिक भी। हेनरिसन इक्वेशन ठीक है, ये होती क्या है बेसिकली तौर पे, जरा मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं बिल्कुल असमा उसको ना राइट कर दूंगा, मतलब मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। काफी दिन हो गए मैंने वैसे पोस्ट नहीं किया आप लोगों के लिए, तो जरूर कर दूंगा, ठीक है भाई। सो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए, ठीक है जी, प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। इट्स फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अगर हम ये ले रहे हैं लेट्स सपोज, ठीक हो गया ना। सो हमारे पास क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पी के ए लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है।
अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सर हैदर इज सर कूल है। अच्छा भाई मैं तो बहुत ही कूल हूं यार भाई, मैंने डांटा बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को, सिर्फ समझाया, ठीक है। अच्छा सो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि भाई ये हमारे पास है किस चीज के लिए भी, पीएच कैलकुलेट करने के लिए, व्हेन वी हैव, ठीक है जी, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसलिए हमारे पास ये होती है, ठीक हो गया। और अगर आपने बेस की बात करनी है तो बेस की पीएच भी आप, यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, pKa प्लस लॉग ऑफ, ठीक है जी, बेस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको राइट करते हैं, ठीक हो गया ना। सो ये हमारे पास क्या है भाई, इट्स हेनरिसन इक्वेशन, ठीक है, एंड बाय विच वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एज वेल एज, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ एनी बेस, ठीक है। बेस या एसिड जो है इसकी पीएच वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इवन के अगर आप बात करते हो किसी बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप इसी हेनरिसन इक्वेशन के थ्रू पीओएच वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भी, पीओएच वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास बेसिस होती हैं, हम ये बात कहते हैं कि बेसिस जो हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा हम पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पीओएच जो है, ठीक है, उससे मुतल्लिक जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है बात करते हैं, ठीक हो गया। सो पीकेबी की हम बात करते हैं, पीओएच की बात करते हैं, मैं वो यहां राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। पीओएच इक्वल होता है पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, आपकी छोटा सा राइट करना पड़ेगा, सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इट्स फॉर पीओएच, इट्स फॉर पीओएच, ठीक है। ये जो हम राइट कर रहे हैं वो बेसिक तौर पे हमारे पास है पीएच वैल्यू के लिए। इसको हम कंफर्म भी कर देते हैं क्योंकि अफशान कह रही है उल्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं इसको भाई, अभी से इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा अब हम कहते हैं कि अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना हो, बिल्कुल ठीक है भाई, नेगेटिव आता है तो फिर जो है हमारे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही तो जा रहे हैं हमारे पास, ये सही है ना भाई, ठीक है। पॉजिटिव तब आता है जब सॉल्ट ओवर एसिड होता है, अगर यहां नेगेटिव हो तो एसिड ओवर सॉल्ट होगा, ठीक है। ये मैंने उल्ट कर दिया, इसको हम ठीक कर लेते हैं भाई, इसको अभी ठीक कर लेते हैं, ये उल्ट हो गया बेस वाला। अभी देख लेते हैं इसको, ये देखें भाई, यहां हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन आनी चाहिए थी, यहां हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन आनी चाहिए थी, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करें, नेगेटिव होता फिर बेस ऊपर होता है ना। सो हमारे पास यहां क्या आएगा, सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को, कुछ चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को, ओके कर दी या फिर आपको मेल कर दूंगा। अच्छा भाई ठीक है भाई। सो मैंने आपसे कहा कि आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, या आप जो है पीओएच वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी एक बफर सॉल्यूशन की, ठीक है। पीओएच को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली तौर पे, ठीक हो गया। अब यहां पर सर अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो फिर क्या होगा, मैं बताने लगा हूं, अभी मैं आपको इसी हवाले से जो है ले जाने लगा था आगे। अगर आप कहते हैं कि किस चीज की बात करते हैं भाई, इन केस ऑफ एसिड की बात करते हैं, इन केस ऑफ पीएच की बात करते हैं, ठीक है, यानी पीकेए की बात करते हैं, ठीक है। सो उसमें हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी सॉल्ट, यानी हम यहां लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड ये इक्वल हो तो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि पीएच विल बी इक्वल्स टू पीकेए, ठीक है। वैसे मैंने बहुत चीजें मिक्स कर दी है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। सो पीएच एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होगा फॉर पीकेए वैल्यू, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट एंड एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल होंगी, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास यहां यूनिटी यानी 1 आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 0 होता है। सो पीएच मस्ट बी दैट विल बिकम्स इक्वल टू पीकेए वैल्यू, ठीक है। सो पीएच पीकेए के इक्वल हो जाता है। पीएच बेसिक की कैसे, देखो पीएच आप बेसिक की निकाल सकते हो ना, आप ये बात जानते हो, 7 न्यूट्रल है, उससे बिलो हमारे पास सॉल्ट आता है, सॉरी एसिड आता है, उससे अबव हमारे पास बेस आता है, तो फिर हमारे पास पीएच वैल्यू हो सकती है फॉर बेस एज वेल, ठीक है। अभी देखने लगे ना, अभी हम करने लगे, अभी मैं बताने लगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेट करना है आपने, ठीक है। अच्छा
अब अगर हमारे पास क्या हो जाए कि जो हमारे पास सॉल्ट है, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी स्पेस यहां पर रखूं अपने लिए, ठीक है। सो इनमें से एक फार्मूला हम जो है वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर हम बाद में बात कर लेंगे इससे मुतालिक, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए भी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ग्रेटर हो एज कंपेयर टू एसिड कंसेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर हो एज कंपेयर टू एसिडिक कंसेंट्रेशन, ठीक है। अभी देख लेते हैं उसको, अभी देख लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि भी हमारे पास जो है जो पीएच होगी, ठीक है, जो पीएच वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन पीकेए। अब इसको मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये समझ आ गई आपको उसमें, ये बताना है महक आपने कि क्या जब हमारे पास सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन जब इक्वल होती है तो क्या इन दोनों के कंसेंट्रेशन के इक्वल होने से पीएच एग्जैक्टली पीके एक इक्वल होती है। समझ आ गई आप लोगों को। देखो जरा, मैंने कहा था कि अगर ये कंसेंट्रेशन लेट सपोज ये 5 है, 5 मोलर लेट सपोज, ठीक है, ये भी 5 मोलर है, तो कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 क्या कहते हैं, लॉग ऑफ 1 है हमारे पास 0, सो पीएच एग्जैक्टली इक्वल्स टू पीकेए, पीएच पीकेए के इक्वल हो जाती है। ये समझ आ गई आप लोगों को। अब यहां पर दूसरी बात यहां पर आ जाती है ये वाली, ठीक है, कि अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू एसिड, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू एसिड, यानी कि आपका जो यहां पर नॉमिनेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ी होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू डिनोमिनेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अभी आपने देखना है यहां पे कि नॉमिनेटेड वैल्यू अगर बड़ी है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटेड, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी पीके से। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जरा ये देखिएगा, अगर ऐसा कुछ है यानी कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हायर है एज कंपेयर टू एसिड, तो उसका लॉग आएगा। देखो लेट्स सपोज पीएच मेरे पास थी 7, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दो चीजों का सम हमारे पास आना चाहिए, पीकेए वैल्यू और लॉग जो भी आएगा उसका सम इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो पीएच हमारे पास लेट्स सपोज नहीं, पीकेए वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास 6 है और यहां से जो इसको सॉल्व करने से आंसर आया लेट्स सपोज वो 1 है। सो क्या पीकेए वैल्यू लेस देन नहीं है पीएच के, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीज हो जाए, सॉल्ट कंसेंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू एसिड, तो यहां से कोई ना कोई नंबर तो आएगा, 0.5, 0.3, 0.2 कुछ भी आएगा, ठीक है जी। आपने उसको ऐड करना है विद पीकेए वैल्यू, तो आपके पास एग्जैक्टली जो नंबर पीएच का था वही आ जाएगा। सो इट मींस के अगर ये सिचुएशन हो तो पीकेए वैल्यू हमेशा छोटी होती है एज कंपेयर टू पीएच वैल्यू। ये मैं आपको बताया था। अब समझ आइए आपको बताना भी जल्दी से, शाबाश, बताना है आपने, महक समझ आ चुकी है आप लोगों को। और अगर ऐसा हो जाता है कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन लेस देन हो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड के, तो फिर क्या होता है भाई, पीएच वैल्यू लेस देन हो जाती है पीकेए के। अब ये समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो अगर जो आपका जो नॉमिनेटर है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, ये लिख रहे हैं ना हम, सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज लेस देन एसिड, ठीक है। यानी कि नहीं आई समझ अभी तक भी। देखो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर जो आपकी सॉल्ट कंसेंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू एसिड, ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई इसके थ्रू जो नंबर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1। समझ आ गया ना। सॉल्ट यानी कि ये बड़ा है, ये छोटी वैल्यू है, तो जो इसके सॉल्यूशन के बाद नंबर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 वैल्यू का जब आप लॉग लेते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, चाहे वो 0.6 ही क्यों ना हो, 0.7 ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 क्यों ना हो, चाहे वो 2 क्यों ना हो, ठीक है। आप उसको ऐड करोगे पीकेए वैल्यू में तभी तो पीएच के इक्वल आएगा। सो इट मींस कि अल्टीमेटली पीकेए विल बी लेस देन पीएच, यही मैंने यहां राइट किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो आप ये बात जानते हो जितना आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हो उतने ही ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आती है। अगर जो ये लेस देन 1 आएगा तो लॉग ऑफ लेस देन 1 वैल्यू विल बी नेगेटिव। समझ आ रही है। यानी कि 0.5 का आप लॉग लेके देखो कितना आता है, खुद लेके देख लो कितना आता है भाई। चले 0.5 क्या आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए, 0.01 कर लेते हैं। इसका लॉग लेके देखो, खुद आपको पता चल जाएगा कि ये -2 होता है। समझ आ गई आप लोगों को। तो अगर ये चीज लेस देन 0 आती है, सो यहां से क्या नहीं, लेस देन 1 आती है, सो लेस देन 1 आने से ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आप पीकेए में से वो वैल्यू निकालते हो जब जाके पीएच की वैल्यू की एग्जैक्टली आंसर आता है। सो इट मींस के इस केस में हमारे पास पीएच लेस देन पीकेए हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को भाई। टाइम बहुत थोड़ा रह गया और नो, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को। अब इसी के ही साथ हम पीकेबी की और पीओएच की बात कर लेते हैं, पीओएच की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो इसको सॉल्व करना है आपने, इसको सॉल्व करना है आपने।
लॉग ऑफ 10 रेज पावर -2 बनता है ये, ठीक है। अब लॉग क्या करता है, पावर को पहले ले आता है, तो पावर को पहले लेकर आएगा, -2 आ जाएगा लॉग ऑफ 10, और लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, सो -2 रिजल्ट आ गया, सो -2 विल बी ऑप्शन -2, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया क्लियर। हमें लास्ट बात कर लेते हैं, फिर टेस्ट जल्दी से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया ना कि ये चीज है। अब इसकी बात कर लेते हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर बेस, इसकी बात करेंगे। टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा सा है, ठीक है। कैलकुलेटर के लॉग कैसे लेते हैं भी, कैलकुलेटर के विदाउट लॉग आपने ऐसे लेना है कि जो पॉइंट की वैल्यू होगी उसको आप जो है 10 रेज पावर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी। सो उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक हो गया ना। अब यहीं पर ही मैं आप लोगों को ये वाला बता देता हूं, POH वाला बता देता हूं, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि भी POH का और जो है PKB का रिलेशन क्या होगा इन केस अगर हम चेंज करते हैं कुछ। सो यहां पर आ जाएगा बेस। अब अगर जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन, यहां लिख लेते हैं, सॉल्ट और बेस की कंसेंट्रेशन इक्वल है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, POH वैल्यू एग्जैक्टली PKB के इक्वल होगी, ठीक हो गया। आज डिस्कशन होगी, बिल्कुल होगी ना, 3 बजे हम करेंगे, ठीक है, हमने करना है 3 बजे, ठीक हो गया। सो POH की वैल्यू एग्जैक्टली PKB के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग क्या कहते हो कि इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, अगर आपके पास क्या होता है कि भाई सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बेस के ग्रेटर हो जाती है, सो अगर आप सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को बेस के ग्रेटर करोगे तो फिर यहां पे क्या होगा, POH विल बी ग्रेटर देन, वही चीज है वैसे बेसिक तौर पे, ठीक है, PKB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लेस देन हो जाती है बेस के, तो फिर क्या होगा कि POH वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाएगी PKB के। सो यही वो बातें हैं जो मैं उस वक्त ऊपर कर रहा था, ठीक है। अब आप इस तरह करते हैं कि जल्दी से आप लोगों का मैं टेस्ट ले लेता हूं, और जब आप टेस्ट लेकर वापस आएंगे तो कुछ पूछना आप मुझसे लीजिएगा, नहीं तो फिर हम ये करेंगे कि फिर हम शाम में यानी मुलाकात करेंगे। टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करें। छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है, इतना कोई बड़ा नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम थोड़ा ही मिलना है मुझे। सो जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें, जब आप वापस आएंगे ना तो शाम का भी डिसाइड कर लेते हैं और इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं। भाई कल हमने डिसाइड किया था तो करना तो पड़ेगा ना। हाँ भाई, ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है और रिजल्ट आप लोगों का डिस्प्ले हो चुका है। टेस्ट बहुत आसान था, आपके मार्क्स भी ऑलमोस्ट पूरे से हैं, कुछ लोगों के कम भी हैं लेकिन कुछ के ज़्यादा भी हैं, ठीक है। सो जल्दी से देखते हैं कि आप लोगों ने कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं तो फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे ताकि हमारे पास एनर्जी रहे ना शाम तक के लिए भी। मेरे अंदर तो होगी, आप में भी रहनी चाहिए, ठीक है। जबरदस्त कामिल, बहुत बहुत जबरदस्त हो गया ना, ठीक है काम। अच्छा भाई, सो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है तो लेक्चर को वाइंड अप करेंगे ताकि हम फिर शाम में मुलाकात कर सकें। 3 बजे मुलाकात करेंगे आज ही, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ना वो जो कहते हैं ना कि भी कंफर्मेशन भी दे दूंगा आप लोगों को। किस वक्त दूंगा कंफर्मेशन? जो आप लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आप लोगों को कंफर्मेशन दे दूंगा कि हम उसी वक्त यानी आज ही ले रहे हैं और 3 बजे ही ले रहे हैं, क्योंकि फिर बाजू का ऐसा होता है ना कि मीटिंग शीटिंग का भी इशू होता है। सर सिर्फ 15 सेकेंड्स मिले मुझे। ओह नो हैदर, ये कैसे हो सकता है? अच्छा चले, अभी फातिमा कह रही है कि पहला क्वेश्चन बता दें। कौन से कल वाले क्वेश्चन का हरीम? हाँ भाई वही हम डिस्कस करेंगे ना भाई, हमारे पास इनफ टाइम होगा, शाम में है 1 घंटा होगा, हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अच्छा पहला है, इफ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ हायर पीएच देन 7 इज टू बी मेड। देखो ना, अच्छा हायर पीएच की बात कर रहे हो, और अगर आप हायर पीएच की बात करते हो जो कि बेसिक बफर सॉल्यूशन को शो करता है, किसको शो करता है भाई? बेसिक बफर सॉल्यूशन को शो करता है। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? अगर हम देखो ना, कह रहे हैं कि हायर पीएच देन 7 इज टू बी मेड विद, ठीक है। सो अगर हम बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि हम एक वीक बेस और उसका सॉल्ट लेते हैं। सो यहां पर बिल्कुल आपके कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये जो हमने यहां मार्क किया हुआ है राइट ऑप्शन, वो राइट ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग वीक बेस, ठीक है, एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है यहां पर जरा देख लें। स्ट्रॉन्ग बेस, ओह नो, यहां तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम दी हुई है। चलिए मैं इसको देखता हूं कि कहां पर इशू आ रहा है। ये मसला है,
ये बाकी प्रॉब्लम है, इसको आप इग्नोर करें। मैं देखता हूं उसको कि जो है किस तरीके से इसको ठीक किया जाए या किस तरीके से जो है हमने इसको देखना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही है। एमसीक्यू नंबर 3 भी कह रहे हैं आप लोग, देख लें। चलिए भी एमसीक्यू नंबर 3 भी देख लेते हैं, अभी देखते हैं इसको। मसला ये तो भाई, अच्छा एमसीक्यू नंबर 3 है, अ बफर सॉल्यूशन ऑफ NH4OH एंड NH4Cl इज डाइल्यूटेड। अरे एक मिनट गाने लगाओ, ठीक है, इज डाइल्यूटेड, ठीक है, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन विल बी। देखो मैं आपको बता दूं, अच्छा थोड़ा सा, बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन के जो पीएच को चेंज होने से बचाता है। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर की एडिशन कर रहे हो, तो क्या वाटर की एडिशन से H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होगा? इन केस अगर जो थोड़े बहुत OH नेगेटिव आयन या H पॉजिटिव आयन बनते भी हैं तो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन क्या करेगा? पीएच को वापस मेंटेन कर देगा। सो रिमेन सेम, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, पहले वाला जो था मैं उसमें एडमिट करता हूं कि हमारे इन पर कुछ इशू है, वो हम देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। शाम में हम मिलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम में 3 बजे और ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।